प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक नए पाठ को शुरू करेंगे, बल्कि ये कह लीजिए कि आज आप लोगों के लिए निबंध का प्रबंध किया गया है। यानी आप लोगों की परीक्षा में निबंध निश्चित रूप से पूछा जाएगा और वह निबंध 8 अंक का होगा। 8 अंक अपने आप में बड़ा मायने रखता है, बल्कि ये कह लीजिए कि यह निबंध सबसे अधिक अंक का है। यानी जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे उन सारे प्रश्नों में जितने सारे अंक दिए जाते हैं अलग अलग, उन सारे अलग अलग प्रश्नों में सबसे अधिक अंक का यह निबंध होता है। एक निबंध आप लोगों को लिखना है। वैसे 3-4 निबंधों को दिया जाता है, उन सारे निबंधों में एक निबंध को लिखना है। और ध्यान रहे कि निबंध में अलग अलग ढंग के निबंध दिए जाते हैं। जैसे आपको सामाजिक समस्या पर आधारित निबंध है, विज्ञान पर आधारित निबंध है, खेल पर आधारित निबंध है, साहित्य पर आधारित निबंध है, संस्कृति पर आधारित निबंध है। तो इस सब को मिलाकर क्वेश्चन में दिया जाता है। इसी कारण 4-5 निबंध ऑप्शन में रहते हैं। आप लोग जो भी पसंद हो, जिसको भी आप लिख रहे हैं, उसको ध्यान से लिखिए। ध्यान से लिखने का मतलब है कि निबंध जब भी लिखिए तो आप उसको बिंदुवार बनाकर लिखिए। बिंदुवार बनाकर लिखने में एक क्रमिक रूप में निबंध के विषय का विस्तार होता है। आप क्रमिक रूप में आगे बढ़ेंगे और वह उत्तर आपके परीक्षा को प्रभावित करेगा, अधिक से अधिक प्रभावित करेगा वह उत्तर। तो इसीलिए निश्चित रूप से आप बिंदुवार, और वह बिंदुवार में भी आप ध्यान रखिएगा कि यदि निबंध का हेडिंग आप लिखते हैं काली कलम से, यानी काले इंक से, पॉइंट लिखते हैं काले इंक से, तो एक्सप्लेन करेंगे ब्लू से, या फिर ब्लू से ही आप यदि लिखते हैं तो काले से आप उसके पॉइंट को और उसके हेडिंग को यानी शीर्षक को लिखेंगे। इससे आपका निबंध सुंदर आकर्षक होगा। जितना अधिक सुंदर आकर्षक बनाकर आप निबंध लिखेंगे उतना बढ़िया अंक आपको मिल जाएगा। बढ़िया से लिखा हुआ निबंध यदि है तो उस परिस्थिति में आपको 8 में 8 भी मिल सकता है। और जब निबंध में 8 में 8 आ जाएगा तो स्वाभाविक रूप से आपको अंक भागेगा, क्योंकि निबंध में नंबर पूरा का पूरा बहुत कम उठता है। यानी 8 अंक में 5-6 करके लोग दे देते हैं। आप थोड़ा सुधार कर लिखिएगा, बढ़िया से लिखिएगा तो आपको बढ़िया मिल जाएगा। तो इस तरह आपने निबंध में जान लिया कि जो भी निबंध आपको लिखना है उस निबंध में आप पॉइंट वाइज लिखेंगे। नंबर 1, नंबर 2, आप यदि पॉइंट देने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं, पॉइंट नहीं बना पा रहे हैं जल्दीबाजी के कारण, तो जो भी निबंध लिखते हैं उस निबंध को आप छोटे छोटे अनुच्छेदों में लिखेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखेंगे। 3-4 पंक्तियों का आपका एक पैराग्राफ होगा। इससे क्या होगा कि परीक्षा को देखने में सुविधा होगी और आपको विचार व्यक्त करने में भी सुविधा होगी। इस तरह आप निबंध लिखेंगे। इस निबंध में आप अभी देख रहे हैं कि बड़ा बर्निंग टॉपिक बना हुआ है शराबबंदी। तो शराबबंदी यानी नशाबंदी जो टॉपिक है उसको आप देखें कि आपका विषय है मदिरा पान एक सामाजिक कलंक। आप देख रहे हैं कि भूमिका को हमने अलग इंक से लिख दिया, इसको अलग इंक से लिखा। लेकिन ध्यान रहे कि परीक्षा में लाल इंक और हरा इंक वर्जित है। लाल और हरे इंक का उपयोग आप लोग
नहीं करेंगे, किसी भी परिस्थिति में नहीं करेंगे लाल और हरे इंक का। इसके अतिरिक्त आपको जिस इंक में लिखने का मन करता है उसमें आप लिख सकते हैं, और जो कुछ भी लिखिए साफ साफ शुद्ध सुंदर लिखावट में लिखिए। जैसे अब देखिए भूमिका यानी मदिरापान क्या है, ये स्पष्ट किया गया भूमिका में कि अनावश्यक रूप से नशीले पदार्थों का सेवन करना मदिरापान कहलाएगा। उसके अंतर्गत शराब है, गांजा है, भांग है, ये सब जो है वह नशीला चीज़ है, इसका पान करना मदिरापान कहलाएगा। और इससे क्या होता है कि आदमी असंतुलित हो जाता है। असंतुलन के कारण वह समाज में किसी के साथ अभद्र व्यवहार कर बैठता है, अपनी जान जोखिम में डाल लेता है, तरह तरह की बातें होती है। अभी देख रहे हैं कि नशापान कर लोग गाड़ी चला देते हैं, परिणाम होता है गाड़ी एक्सीडेंट कर जाती है, अपने सड़क के किनारे गिर जाते हैं। इतना सब तो होता ही है, ऊपर से नशापान करने के बाद आदमी का हार्ट, लिवर, आमाशय ये सब भी प्रभावित होता है, तरह तरह की बीमारियां हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आपने देखा कि मदिरा पान के कारण हो रहा है। इसके साथ ही साथ वह अपने परिवार में तबाही मचाता है, बच्चों के साथ अभद्र व्यवहार करता है, पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करता है, वह अपनी आमदनी का नाजायज उपयोग कर देता है। परिणामतः उसकी आमदनी का अधिकांश भाग नशा में खर्च हो जाता है और गरीब का गरीब वह बना रह जाता है। परिवार में कलह, अशांति का वातावरण मदिरापान के कारण है। तो इन सारी चीज़ों को आपको व्यवस्थित रूप में लिख देना है। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे कि निबंध लिखने के क्रम में यदि कोई कविता की पंक्ति, यदि कोई कोटेशन, यदि कोई शेरो शायरी आपके दिमाग में आता है, वह निबंध से संदर्भित है, तो आप लिखेंगे वह और बढ़िया चीज़ है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, तो इस तरह आपने इसको सिस्टम के आधार पर पूर्ण करेंगे। और अंत में आप एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि निष्कर्ष जरूर देंगे। हर एक निबंध में आप अंतिम निष्कर्ष होना चाहिए। निष्कर्ष में आप ऊपर के सारे विचारों को समेट कर संक्षिप्त में करेंगे। और इसका आप उत्तर आप देख रहे हैं, मॉडर्न एटम बम जो गेस्ट पेपर है उसमें आपको जितने सारे निबंध दिए गए हैं उन सारे निबंधों को देख जाना है। मुख्य रूप से उसी गेस्ट पेपर से आप लोगों को जो अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है वह निबंध आपको दिया जा रहा है, उसको आपको देखना है। यानी गेस्ट पेपर में आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, ईमानदारी से पढ़ेंगे। उसके अतिरिक्त आप इसको विशेष तौर पर ध्यान से पढ़ेंगे। तो एक आपने देखा नशापान से संबंधित अलग अलग पॉइंट आप देख रहे हैं, इस पॉइंट के आधार पर आप देखेंगे। अब दूसरा आप प्रिय खेल देख रहे हैं। प्रिय खेल में आप ध्यान रहे कि प्रिय खेल भी हो सकता है, प्रिय कवि भी हो सकता है, प्रिय पर्व भी हो सकता है, प्रिय पुस्तक भी हो सकता है। जो भी प्रिय में है उस सब में से एक को आपको ध्यान रखना है। तो प्रिय खेल में देख लीजिए, जो प्रिय खेल कौन है आपका, क्यों है आपका, उस खेल का आगे क्या विस्तार संभव है, कितना विस्तार संभव है, वह देश समाज के लिए कितना उपयोगी है, और अंत में उसका निष्कर्ष क्या होगा, ये आप देख रहे हैं। इसको आप डिटेल से मॉडर्न एटम बम के इस पेपर में आप देखेंगे। अब तीसरा है महंगाई। अभी की बड़ी महत्वपूर्ण समस्या है महंगाई और बेरोजगारी। ये दोनों
बड़ी विषम समस्या है आज के दौर में। वैसे पहले भी महंगाई थी, बेरोजगारी थी, लेकिन दिन प्रतिदिन यह महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि महंगाई जो है वह महंगाई किसको कहेंगे? हमारी जो आमदनी है उससे अधिक महंगाई की चीज़ को लेना महंगाई है। यानी आपकी आमदनी जितनी है उससे अधिक खर्च की बात आम जीवन को समझने के लिए, या आप ऐसे कह सकते हैं कि व्यवस्थित जीवन जीने में जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा यदि खर्च की बात है तो वह महंगाई है। तो भूमिका आप देखेंगे हमारे जीवन की जितनी सारी समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं में महंगाई कितनी महत्वपूर्ण समस्या है इसको आप स्पष्ट करेंगे। इसके बाद आप देखेंगे महंगाई बढ़ने के कारण क्या है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, और तब आप देखेंगे महंगाई बढ़ने का कारण जो है उसको दूर करने का उपाय क्या किया जा रहा है, दूर करने का कितना उपाय किया जा रहा है महंगाई दूर करने का। उस दूर करने में हमारा समाज, हमारी सरकार क्यों नहीं सफल हो पा रही है, और अंत में आप निष्कर्ष इसका देंगे। इस तरह आप महंगाई पर निबंध तैयार कर लेंगे। और आपका चौथा निबंध है चुनाव, इसको आम चुनाव भी कह लीजिए। यह प्रजातंत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आम चुनाव किसको कहेंगे? प्रजातंत्र में यह कितना महत्वपूर्ण है, चुनाव क्यों करवाया जाता है, और अभी के दौर में चुनाव का क्या क्या रूप स्वरूप आपको दिखाई पड़ता है, चुनाव से क्या लाभ है, और आपको ध्यान रखना होगा कि चुनाव से क्या हानि है। हानि भी हो सकती है। आपने संपूर्ण क्रांति पाठ पढ़ा होगा, उसमें जयप्रकाश बाबू ने आज की चुनाव प्रक्रिया को जो स्पष्ट किया है उस प्रक्रिया को भी आप आम चुनाव में के ऊपर निबंध लिखने के क्रम में उसका उल्लेख कर सकते हैं। तो इस तरह यह आम चुनाव क्या है, कितने दिनों पर होता है, प्रजातंत्र में यह कितना महत्वपूर्ण है, भारत में जो आम चुनाव है वह कैसे हो रहा है, उसके परिणाम समाज पर अच्छा या बुरा क्या क्या पड़ता है, उस सब को दिखाकर आप निष्कर्ष दिखाएंगे। तो इस तरह आपने आम चुनाव को देख लिया। अब आगे का निबंध देखेंगे। अगला निबंध आपका है नारी सशक्तिकरण या नारी शिक्षा। नारी शिक्षा, अभी आप जानते हैं कि नारी सशक्तिकरण की हवा चली हुई है। आज के दौर में नारियां अपने आप को पुरुष के साथ कदम में कदम मिलाकर चलने को बेताब है, बहुत सशक्त अपने मत, और उसमें उसे बहुत सफलता मिली है। लेकिन जान लीजिए कि कोई भी काम करने से पहले व्यक्ति का सुशिक्षित होना आवश्यक है। जब तक शिक्षित स्त्री या पुरुष नहीं होंगे तब तक वह काम करने में व्यवस्थित रूप से सफल नहीं हो सकते हैं। तो आप यहाँ पर जान लीजिए कि नारी का जब हम उपयोग करेंगे बाहर के क्षेत्र में, नारियों को जब हम इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, या बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी बनाएंगे, अन्य क्षेत्रों में जाएंगे, या यह कह लीजिए किसी भी क्षेत्र में उसका उपयोग करेंगे, तो उसके लिए शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षा पाठ में आपने पढ़ा होगा कि नौकरी, उद्योग, व्यापार इत्यादि के लिए तो शिक्षा आवश्यक है। इसके साथ साथ स्वाभिमान के लिए, स्वावलंबन के लिए, आत्मनिर्भर बनने के लिए, मानसिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए, इन सब कामों के लिए शिक्षा आवश्यक है। तो नारियों को जब तक हम शिक्षित करेंगे नहीं तब तक हम कैसे आगे उसे बढ़ा सकते हैं।
और यह भी ध्यान रखिएगा, पुरुष जो एक शिक्षित होता है तो एक को शिक्षित कर पाता है, और नारियां यदि एक शिक्षित होती है तो वह कई जगहों पर उपयोगी बनती है, अर्थात अपने बाल बच्चों को भी वह शिक्षित बनने के लिए प्रेरित करती है। कार्य के क्षेत्र में, नौकरी उद्योग व्यापार के क्षेत्र में तो वह अपने आप को उपयोग करती ही है, वह अपने परिवार में बच्चों को भी शिक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान देती है। इस तरह पुरुष से ज़्यादा महत्वपूर्ण नारियों का शिक्षित होना है। और इसी पर यहाँ पर आप देख रहे हैं निबंध, इस निबंध को आप व्यवस्थित रूप से मॉडर्न एटम बम के गेस्ट पेपर में पढ़ेंगे। अब इसके बाद आपको दहेज प्रथा, यह भी नारी से संबंधित ही निबंध है कि दहेज प्रथा क्या है, इसका आरंभ कब से हुआ, इसका परिणाम हमारे समाज पर क्या क्या पड़ रहा है। परिणाम के अंतर्गत आप इसका कुपरिणाम ही दिखाएंगे कि इसका कुपरिणाम, इसके कारण किस तरह हमारी बेटियों को दुख झेलना पड़ता है ससुराल में जाकर, पति के घर जाकर, और तब फिर इससे ऊब कर वह किस तरह आत्महत्या करती है, या फिर इस कारण पति के घर वाले उसे जला देते हैं, तरह तरह से प्रताड़ित करते हैं। इसके रोकने के लिए सरकार कौन कौन सी कदम उठा रही है, किस किस तरह का उपाय कर रही है, और वह उपाय क्यों सफल नहीं हो पा रहा है, और आपके विचार से दहेज प्रथा के निदान के लिए कौन सा उपाय होना चाहिए, इसको आपको स्पष्ट करना है कि समाज में जब लड़के लड़कियां दोनों बराबरी का हकदार बन जाएंगी तो अपने आप दहेज समाप्त हो जाएगा, कोई किसी पर आश्रित नहीं रहेंगे। लड़की भी पढ़ी लिखी होगी, नौकरी इत्यादि करेगी, लड़के भी पढ़े लिखे होंगे, उद्योग व्यापार नौकरी इत्यादि करेंगे, तो फिर वे अपने गार्जियन पर आश्रित नहीं रहेंगे, वे किसी के ऊपर आर्थिक रूप से मुहताज नहीं रहेंगे, अपना जीवन अपना ढंग होगा और अपने आप यह दहेज प्रथा का उन्मूलन हो जाएगा। इस तरह आप निष्कर्ष के साथ इसका अंत करेंगे, और तब फिर आप अगला निबंध देख लीजिए। अगले निबंध को यहाँ पर देखिए, आतंकवाद। आतंकवाद आज भारत की ही नहीं पूरे विश्व की समस्या है। किस तरह हथियार के बल पर कुछ संगठन सरकार पर, समाज पर ऐसा आतंक जमाते हैं, ऐसा दबाव बनाते हैं कि लोग त्रस्त हो जाते हैं, डर जाते हैं, डर के कारण गलत काम भी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो इस तरह आतंकवाद है क्या, इसे का कारण क्या है, और इसके निवारण के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है, और अंत में निष्कर्ष क्या होगा। और यह भी आपको दिखाना होगा कि ये आतंकवाद में लोग आखिर बेतहाशा शामिल क्यों हो रहे हैं, बेतहाशा शामिल होने के कारणों पर भी आपको बढ़िया से लिखना है। तो इस तरह आतंकवाद को आपने देख लिया। अब इसके बाद आपको अगला है प्रदूषण। प्रदूषण या पर्यावरण आप कह लीजिए, यह भी आपके देश, समाज, विश्व की एक बड़ी ज्वलंत समस्या है। प्रदूषण क्या है, और फिर प्रदूषण के कारण आपके देश, समाज, आपके जीवन पर क्या कुप्रभाव पड़ रहा है, उसके रोकथाम के लिए सरकार कौन सा उपाय कर रही है, और वह सरकार सफल क्यों नहीं हो पा रही है। जितना ही उपाय किया जाता है उतना ही यह प्रदूषण बढ़ता चला जा रहा है। आखिर क्या कारण है, और उसको रोकने के लिए आपका क्या
विचार है, ये आपको स्पष्ट करना होगा। तो इस तरह आपने जान लिया कि ये प्रदूषण क्या है, यह प्रदूषण के कारण हमारे देश समाज या हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस प्रदूषण के क्या कारण क्या क्या नुकसान हो रहा है, यह प्रदूषण रोकने के लिए सरकार के तरफ से, समाज के तरफ से क्या क्या कदम उठाया जा रहा है, फिर भी यह प्रदूषण रुक नहीं रहा है, और यह प्रदूषण कितने प्रकार से हमें प्रभावित कर रहा है। प्रदूषण के प्रकारों का भी उल्लेख करना आवश्यक है। और इसी तरह आप पर्यावरण संरक्षण की भी बात करेंगे, इसी से संदर्भित आपको वृक्षारोपण भी है, इसी से संबंधित आपको सादा जीवन, उच्च विचार का आदर्श भी है। ये सब का उल्लेख आपको करना है। तो इस तरह आपका प्रदूषण पूरा हो गया। फिर अगला निबंध आप देख लीजिए, बेरोजगारी। ये बेरोजगारी क्या है, इस बेरोजगारी के कारण किस तरह युवकों के मन में बेचैनी उत्पन्न होती रहती है। अपने जीवन जवानी को जलाकर गलाकर हमारे देश के युवक पढ़ते हैं, लिखते हैं, अपने आप को काम करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन जब वे तैयार हो जाते हैं तो उन्हें रोजगार मिलता नहीं है। यह बेरोजगारी कितने प्रकार की है। एक बेरोजगारी तो ऐसी है कि जिसमें किसी प्रकार का कोई काम नहीं मिल रहा है। एक बेरोजगारी है जिसमें हमें मनोवांछित काम नहीं मिल रहा है। यानी बेरोजगारी कितने प्रकार की है, उन सारी बेरोजगारियों को दिखाना है। बेरोजगारी दूर करने के लिए हमारी सरकार क्या क्या कदम उठा रही है और वह अपने अभियान में सफल नहीं हो पा रही है, इसका क्या कारण है। आपके विचार से बेरोजगारी दूर करने का कौन सा उपाय होना चाहिए। तो इस तरह आपने बेरोजगारी को देख लिया और देख रहे हैं कैसे आपको लिखना है। भूमिका है, बेरोजगारी का अर्थ क्या है, इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आपको आगे निष्कर्ष देना है। और अंतिम है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार को देखिए, ये भ्रष्टाचार क्या है, यह हमारे देश समाज में कैसे पनपा, क्यों पनपा, उसके कारण हमारे देश समाज को क्या क्या नुकसान होना पड़ रहा है, नुकसान झेलना पड़ रहा है। और तब फिर इस भ्रष्टाचार को दूर करने का सरकार कौन कौन उपाय कर रही है, समाज के तरफ से क्या क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं, फिर भी यह दूर नहीं हो पा रहा है। तो अंत में हम क्या इसके लिए सोचते हैं, हम इसको कैसे दूर कर सकते हैं, यह भी आपको बताना होगा। तो इस तरह आपने देख लिया इस भ्रष्टाचार को। अंत में आपको निष्कर्ष देना होगा भ्रष्टाचार का। इस तरह आपका निबंध से संबंधित जो प्रश्न है, इन सारे प्रश्नों को दिया गया। ये जो 10 निबंध है, ये बड़े महत्वपूर्ण निबंध हैं। इसको तो आप विशेष रूप से तैयार करेंगे ही, बाकी निबंधों को भी आप ध्यान से देखेंगे। परीक्षा में जो भी प्रश्न निबंध पूछा जाता है, उसको आप स्थिर मन से, परीक्षा में प्राय लड़के घबरा जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, उनका मन आकुल व्याकुल जैसा रहने लगता है। ये सब करना बड़ा आत्मघाती कदम है। परीक्षा में एकदम चित्त शांत होकर लिखने का प्रयास करना चाहिए। जितना अधिक आपका मन शांत रहेगा, आपका उत्तर उतना अधिक संतुलित रहेगा। तो इसी निबंध पर व्याख्यान के साथ आज का व्याख्यान समाप्त किया जाता है। हम लोग फिर दूसरे व्याख्यान में मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। अलविदा।